हेलो एवरीवन। इस लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड किया था बट ऑडियो इसका रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मतलब एक्सप्लेनेशन मैंने सारा कर रखा था। तो अभी इसमें ऑलरेडी मैंने एनो नोट्स कर रखा है सारा। मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा, सारे टॉपिक को आप समझते चलना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। ये तो बहुत बड़ा पेन हो गया। हाँ, तो 2 मई को जो जो चीज़ें करंट अफेयर्स में थी उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला जो मेन टॉपिक ये था करंट अफेयर में, वो था जीएसटी को लेके। जीएसटी को लेके क्या टॉपिक था? जीएसटी को लेकर टॉपिक था कि जीएसटी ने अभी हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है, जीएसटी कलेक्ट हुआ है 2.43 लाख करोड़ रुपीज़। इस वजह से जो जीएसटी है न्यूज़ में आ गया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भाई आंकड़े तो आ गए, तो हो सकता है किसी एग्जाम में फैक्चुअल ये डाटा पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जीएसटी का वो भी इम्पोर्टेंट है। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, संवैधानिकता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। पहला जो ऑप्शन ये कह रहा है, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। अब इस बात के पीछे क्या सच्चाई, इसको आपको स्टैटिक समझना पड़ेगा। बात है 2017 की। 17 तक क्या हो रहा था ना कि कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स हो जाते थे। मतलब क्या होता था, जैसे मान के चलिए कि एक कोई व्यापारी है, उस व्यापारी को उसी सामान के लिए एक स्टेट में टैक्स देना पड़ रहा है, फिर दूसरे स्टेट में भी उसी सामान के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। बाद में उसको पैसा वो रिटर्न हो जाता था, लेकिन इससे कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो सरकार ने क्या किया, 101वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट किया है ना, और इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को। अब जीएसटी के 3 टाइप इंट्रोड्यूस किए। पहला है सेंट्रल जीएसटी, केंद्र जीएसटी। दूसरा स्टेट या राज्य जीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी, ठीक है। साथ ही जीएसटी के संबंधित 2 और बॉडी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहली उसमें इंपॉर्टेंट बॉडी बनी कौन सी, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट बॉडी क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, एक संवैधानिक संस्थान है। आर्टिकल 279 के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल को बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता फिनेंस मिनिस्टर करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं। अब जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट क्या होगा ये डिसाइड करती है, छूट कहाँ कहाँ मिलेगी, ये सारी चीज़ जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है ना। अब उसमें फिनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, लेकिन स्टेट की भी पार्टनरशिप होती है, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट होती है ना। तो एक तो पहली इंपॉर्टेंट बॉडी ये इंट्रोड्यूस की जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी इंट्रोड्यूस की जाती है जीएसटीएन, मतलब जीएसटी नेटवर्क, जो जीएसटी का सारा डाटा अपने पास रखती है। तो ये बात है कहानी 2017 की। बाद में जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लाई गई। कई राज्यों को घाटा हो रहा था, तो सरकार उसका पैसा उनको दे रही थी, उनको छूट दे रही थी। बाद में कोविड आ गया, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। लेकिन अगर हम जीएसटी को देखो तो एक तरह का किस टाइप का टैक्स कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। क्यों मैं बोला इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि अभी आगे आपको स्टेटमेंट भी इसका मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हुआ था। दूसरा, जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश अंडर द आर्टिकल 279, ये बात भी करेक्ट है, मैंने आपको दिखाया। तीसरा, जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। 20 से ज़्यादा ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स थे जिसको रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने, है ना, अपने आने से। और चौथा है जीएसटी इज ए डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स नहीं है, टैक्स 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। पहला डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति पर कर लगाया जा रहा है वही व्यक्ति उस कर को चुका रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ए पर्सन पर सरकार ने टैक्स लगाया। ए पर्सन को लेकर सरकार कहती है कि आपने 15 लाख रुपए की कमाई की, तो आप 10% हमें टैक्स दीजिए। ए पर्सन अपनी इनकम से 10% का टैक्स दिया, ये कहलाया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सेम चीज़ सरकार ने कंपनी के साथ की तो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाया। लेकिन अगर सरकार डायरेक्ट टैक्स ना ले, सरकार क्या करे, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स लगा दे। जैसे आप जब खाना मंगवाते हैं स्विगी से, तो आपका बर्गर है 118 रुपये का कॉस्ट प्राइस, उसके बाद लगा 30 रुपये का उसमें जीएसटी, है ना, उसके बाद लगा 10 रुपये का हैंडलिंग चार्ज, ये सब, तो बर्गर आपका 160 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो उसमें 30 रुपये जो जीएसटी लगा, वो क्या सरकार ने आपके ऊपर डायरेक्ट लगाया? नहीं, वो सरकार ने प्रोडक्ट के आधार पर लगाया। चाहे उसे कोई गरीब खरीद रहा हो, अमीर खरीद रहा हो, चाहे अंबानी खरीद रहे हो, चाहे आप खरीद रहे हो, चाहे टिंकू खरीद रहा हो, वो सभी के ऊपर लगा टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सभी के ऊपर लगता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स आय के आधार पर लगता है, इनकम के आधार पर लगता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप टैक्स देते हैं, तो आप ये कहिए कि हाँ हम टैक्स देते हैं। अब ये तो नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो हम देते ही हैं। हो सकता है आप लोगों में से कोई डायरेक्ट टैक्स भी देता हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। सामान खरीदते हैं, होटल में सर्विसेज लेते हैं, डिनर के लिए बाहर जाते हैं, है ना, ऑटो में, गाड़ी में चढ़ते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो उस सब में टैक्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। चलिए
ये बात हुई। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है गिग वर्कर्स को लेके। गिग वर्कर को लेके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्या ऐसा पहली बार हुआ भारत के अंदर? तो भारत के अंदर पहली बार कर्नाटका सरकार ने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब शिकायत निवारण तंत्र की शुरुआत की भारत के अंदर पहली बार। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब बात आती है कि ठीक है भाई, कर्नाटक सरकार ने की, लेकिन गिग वर्कर होते कौन हैं? तो आप अपने आसपास रोज़मर्रा ऐसे लोगों को देखते हैं जो उबर टैक्सी चलाते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं, या बहुत सारे सामान आपके घर में पहुंचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्कर को गिग वर्कर कहा जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है फ्रीलांस भी करते हैं या दो दो जगह भी एक साथ करते हैं, तो ये सारे गिग वर्कर कहलाते हैं। नीति आयोग इनके संबंध में एक डाटा देता है कि लगभग अगर आप देखोगे ना, 80 लाख लोग 2020 के आसपास गिग वर्कर थे, उनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ जितनी हो चुकी है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के डाटा अकॉर्डिंग, ठीक है। 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास होने वाली है। अब ये बात हो गई। गिग वर्कर को लेके सोशल सिक्योरिटी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था। देखिए, हर एक लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट के माध्यम से उसको सुविधाएं दी जाती हैं। बाद में जब 2020 का एक्ट आया, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ पर मैंने इसका मेंशन किया, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020, इसमें पहली बार गिग वर्कर को आइडेंटिफाई किया गया और कुछ प्रोविजन इनके लिए भी किए गए, ठीक है। तो ये गिग वर्कर के बारे में मैंने आपको बताया। स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 में मान्यता दी गई है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, गिग वर्कर आर कंसिडर परमानेंट एम्प्लॉयज अंडर लेबर लॉ। गिग श्रमिक जो होते हैं श्रम कानूनों के तहत स्थायी कर्मचारी माने जाते हैं। तो देखो, स्थायी कर्मचारी नहीं माने जाते, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। आपने देखा होगा कि एक टैक्सी में बैठे हैं, वो ओला की भी वो राइड ले रहा है, उबर की भी राइड ले रहा है ना, तो हर जगह वो काम कर रहा है, तो इसलिए वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तीसरा, गिग इकोनॉमी बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म ड्रिवन शॉर्ट टर्म वर्क। गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म आधारित होती है, अल्पकालिक कार्य, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म टास्क के लिए होती है। दैट इज ऑल्सो राइट। चौथा है, गिग वर्कर है फुल एक्सेस टू ट्रेडिशनल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। भारत में जो सामाजिक सुरक्षा कानून है, तो गिग वर्कर का पूरी पहुंच है। ये तो बात इनकरेक्ट है, तो 1 और 3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड जो भारत में चीज़ें हैं। ये डाटा, ये क्यों क्वेश्चन बना, क्योंकि NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है, उसका 80th रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट किस पे है? OOPE। वो डाटा क्या कहता है? वो डाटा बहुत सारी रिपोर्ट देता है। एक तो भारत का जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहा है, साथ ही आउट ऑफ जो पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसके बारे में भी बात कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में भी बात कर रहा है। तो उसमें इस 80 रिपोर्ट में क्या कहा गया, 80th रिपोर्ट में, कि जो OOPE है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, व्यक्तियों के द्वारा खुद के स्वास्थ्य के संबंध में जो प्राइवेट भुगतान किया जाता है निजी अस्पतालों को, मेडिकल्स को, तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहलाता है हेल्थ सेक्टर का। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है आम लोगों की लाइफ में। भले ही पब्लिक हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बढ़ाया है, PM आयुष्मान योजना, PM जन आरोग्य योजना जैसे स्कीम्स आई हैं जो 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज देते हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। ये बात इस रिपोर्ट ने मानी है। दूसरा, इस रिपोर्ट ने यह भी कहा इंश्योरेंस कवरेज 12% हुआ करता था पहले रूरल एरियाज़ में, वो बढ़कर 45% हो गया। तो ये इंश्योरेंस कवरेज के बारे में भी इस रिपोर्ट ने बात की, NSO की इस रिपोर्ट ने। दूसरा, कि भारत में जो हेल्थ इंफ्रा है उसके बारे में भी बात की। क्वेश्चन बहुत सरल है। पहला है कि आउट ऑफ एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रा है वो टर्शियरी सेक्टर से संबंधित है, डोमेन प्रोवाइडर ऑफ टर्शियरी केयर हेल्थ। तृतीयक जो देखभाल क्षेत्र है वहाँ संबंधित है। तीसरा, आयुष्मान भारत प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज तो वल्नरेबल पॉपुलेशन। ये बात भी करेक्ट है कि भारत में लगभग 50 लाख लोगों को ये कवरेज देता है, ठीक है। तो ये बात भी करेक्ट है, ठीक। चौथा, इंडिया इज विटनेसिंग शिफ्ट टुवर्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। भारत में जो रोग की जो प्रवृत्ति है वो असंचारी रोग की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो 4 के चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे। आगे बढ़ें,
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन क्यों बना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है। देखिए, सिटीजनशिप रूल्स आए थे 2009 में। सिटीजनशिप है क्या? भारत की नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के पार्ट 2 भाग 2 में उल्लेख किया गया है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से जो 11 है वो बात करता है भारत में नागरिकता के प्रावधानों के। आर्टिकल 5 जैसे बोलता है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति नागरिक होंगे भारत के, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, है ना। फिर 6 में ये बात होती है कि कोई भारत पाकिस्तान से भारत आए, फिर भारत से पाकिस्तान गए, फिर वापस आए। तो आर्टिकल 5 to 11 इसी बारे में बात होती है। साथ ही यह भी आर्टिकल 10 या 11 कहता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून ओनली पार्लियामेंट बनाएगी। यहाँ पे याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है सिटीजनशिप के बारे में लॉ बनाने में, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसे कहा जाता है 1955 का एक्ट। बाद में सिटीजनशिप को ले कई बार अमेंडमेंट हुई। तो ये सारी बातें हैं ही। अब उसमें एक रूल्स बनाए जाते हैं कि अमेंडमेंट अलग चीज़ होती है, रूल्स में चेंजेस अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। बिल जब कोई एक्ट बनता है तो वो क्या किया जाता है, उसमें जैसे मान चलिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। ये एक्ट बनने से स्टैचुरी प्रोविजन होता है ना। और ये तो खाली सिर्फ क्या हुआ, सिटीजनशिप रूल में चेंजेज आए हैं। सिटीजनशिप रूल में OCI को लेके चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब देखिए, NRI, OCI और PIO के बारे में यहाँ पे बात हो कि भाई आपको इतना पता, OCI PIO को लगभग मर्जी कर दिया गया है। भारत से बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर जाते थे वहीं जाके बस गए, लेकिन वो भारत से जुड़ाव महसूस कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने PIO CI कार्ड को इशू किया, जिससे वो भारत आएँ, घूमें, यहाँ के टूरिज्म को कंट्रीब्यूट करें, उनको जल्दी वीजा एक्सेस मिल जाए। ये सारी सुविधाएं हमने भारत सरकार ने चालू की। तो ये OCI PIO के बारे में है। लेकिन जो NRI है वो क्या है, भारत का नागरिक होता है। क्वेश्चन बनेगा, OCI PIO के वोटिंग राइट हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। NRI को वोटिंग राइट होते हैं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि NRI भारत का ही है लेकिन बाहर रह के वहाँ पे कमाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। भारत में नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहला है बर्थ, जन्म से नागरिकता हो, जन्म हुआ हो तो वहाँ से नागरिकता भारत को मिल जाएगी आपको। दूसरा, आपके माता पिता पूर्वज कोई भारत में रहे हो तो रजिस्ट्रेशन हो गया हो, नेचुरलाइजेशन, या तो अगर देखें भारत ने उस क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर लिया हो तो वहाँ से भारत की नागरिकता आपको मिल जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे बने, सिटीजनशिप इज इंडिया इज गवर्न बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955। भारत में नागरिकता प्रबंधन आदि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किया जाता है, ये करेक्ट है। इंडिया अलाउ फुल डुअल सिटीजनशिप टू इट्स सिटीजन। भारत अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता देता है, मतलब भारत में नागरिकता के साथ साथ आप कहीं और की भी नागरिकता ले सकते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? कंप्लीटली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, भारत के नागरिक रह के आप कहीं और के नागरिक नहीं बन सकते, ठीक है। थर्ड है, OCI कार्ड होल्डर है वोटिंग राइट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। 4, सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप आपको मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 4 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4, ठीक है। अगला जो टॉपिक है किसके बारे में बात कर रहा है, 5th क्वेश्चन है, वो किस बारे में बात कर रहा है कि भारत का पहला राज्य जो पेपरलेस, जिसकी जुडिशरी पेपरलेस हो गई है, इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अभी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं उनका आर्टिकल आया था, तो उन्होंने ये बात की कि जो सिक्किम राज्य है वहाँ की जो जुडिशरी है वो पेपरलेस हो गई है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, वनडे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिक्किम पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट भी है ना। कल ही हमने देखा था सिक्किम को इस्टेब्लिशमेंट डे भी मनाया गया है ना। 1975 में सिक्किम को इस्टेब्लिश किया गया। इस्टेब्लिश क्या किया गया था, उसको शामिल किया गया था। बाद में अगर आप देखोगे सिक्किम को लेके फुल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया, मतलब कि पूर्ण राज्य बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरली रिपेट्रिएटेड गोल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। मुख्य रूप से सोना किस संस्थान से वापस मंगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखिए, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ये क्यों बनाया जाता है? क्यों कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भारत में ना आए। अब ये क्या होता है आप पूछोगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब ये होता है भुगतान किसका संकट। मान के चलिए आप विदेश से $1000 का सामान ले रहे हैं, ठीक है ना, $1000 का।
अब वहाँ पे आपको तो डॉलर में पैसा दे पे करना है, रुपये में तो वो लेगा नहीं, तो आपके पास डॉलर होने चाहिए ना, अगर नहीं होगा रुपये में तो लेगा नहीं, तो ये पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा आपके पास, फिर आपको कोई सामान देगा नहीं, आपके पास डॉलर नहीं रहेगा। तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या किया जाता है, डॉलर है, बहुत सारी इंटरनेशनल करेंसीज को रखा जाता है, फिर उसमें गोल्ड भी रखा जाता है। तो यहाँ पे गोल्ड भारत के पास अभी 880 मीट्रिक टन के आसपास पहुँच चुका है भारत में गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से भी जो क्या नाम, बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत ने अपना गोल्ड वापस मंगाया है। तो इस बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में इसकी नहीं जानी है। नेक्स्ट है बॉम्बे और गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात दिवस मनाया गया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डे था दोनों का 1 मई को। 1 मई 1960 को जो बॉम्बे प्रांत हुआ करता था उसको अलग करके भाषा के आधार पर, मराठी के आधार पर, महाराष्ट्र गुजराती के आधार पर गुजरात राज्य को इस्टेब्लिश किया गया था। अब राज्यों को स्थापना करने के संबंध में भारत के संविधान में पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 मेंशन किया गया है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट जो भारत है यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 2 बात करता है न्यू स्टेट्स के एडमिशन की, नए राज्यों को कैसे बनाया जाएगा। तीसरा बात करता है जो राज्य हैं उनमें से बाउंड्री को अल्टर करना है, नेम चेंज करना है। ये सब काम सिंपल मेजोरिटी से होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्राइमरली इसका क्या एम है। तो उज्ज्वला योजना का एम क्या है, उज्ज्वला योजना का एम ना तो सौर ऊर्जा है, ना तो निःशुल्क बिजली है, ना तो पेट्रोल की कीमत है। इसका पर्पज़ है एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना और सब्सिडी देना। अभी इसका 2.1 वर्जन चल रहा है। इसका पर्पज़ ये भी कि जो SDG 3 है ना, उसको अचीव करना है, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी को, क्लीन एनर्जी को, है ना, SDG 7, इन सबको अचीव करना इसका पर्पज़ है किसका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले टॉपिक किसके बारे में है, महेंद्र गिरी जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, वह क्या है, क्या वो न्यूक्लियर सबमरीन है, एयरक्राफ्ट है, स्टील्थ फ्रिगेट। तो ये स्टील्थ फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17 का पार्ट है। इंडिया का जो मिशन चल रहा है ना डिफेंस सेक्टर में, सेल्फ रिलायंस का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टील्थ फ्रिगेट है। जल्दी से इसको कहते हैं रडार में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है ना। तो महेंद्र गिरी यही नौसेना को बिहार में सौंपा गया स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है। आगे बढ़ें, बात है सेक्रेड ग्रोव्स। केरला सरकार ने, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने अभी क्या किया है, जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं उनको रीजनरेशन का प्रयास यहाँ पे, रिजुविनेशन का प्रयास यहाँ पे किया है। सेक्रेड ग्रोव्स ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे लिया भी है ऐसे, चलिए पढ़ लेते हैं। ये कंजर्वेशन फॉरेस्ट का पार्ट, इसे रिलीजियसली कल्चरली प्रोटेक्ट किए जाते थे। ऐसे पेड़ पौधे वन आपने देखे होंगे जो बहुत पुराने पेड़ पौधे, उनकी ट्राइब्स पूजा करती हैं, तो उनको सेक्रेड ग्रोव्स कंसिडर रखा जाता है। वो एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ट्राइब्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हंटिंग जो है ऐसे और हंटिंग वगैरह यहाँ पे अनुमति होती है, बात इनकरेक्ट है, हंटिंग वगैरह परमिटेड नहीं होती है इस एरिया में। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कार्य करते हैं, ये बात भी करेक्ट है। तो 1 और 3 इसके संबंध में करेक्ट हो जाएगा। जैसे देववन है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना, फिर अगर देवरा कांडू है आई थिंक तमिलनाडु का, कावू है केरला का, ओरांस है राजस्थान का। तो इस तरह से बहुत सारे जो पवित्र वन सेक्रेड ग्रुप्स हैं, जो गूगल में आपको सर्च कर लेना, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, वो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन थे प्रीलिम्स के। ये जो 2 आर्टिकल मैंने मेन से क्वेश्चन बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था जैसे कि जो सॉफ्ट पावर है वो आपको पता होना चाहिए। कभी मेंस में आया तो आप सॉफ्ट पावर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सॉफ्ट पावर क्या होती है। जैसे ये बोल रहा है कि सॉफ्ट पावर में देशों को प्रभावित करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग होता है, नहीं। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि आप अपना काम भी निकलवा लो और मिलिट्री का यूज भी ना करना पड़े, किसी को दबाव भी ना डालना पड़े, प्रेम व्यवहार में काम करवा लेना ही सॉफ्ट पावर कहलाता है, ठीक है। जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना कि अपना काम निकलवा लेते हैं, प्रेम से बात करते हो, वैसे ही वो उनकी सॉफ्ट पावर कहलाती है। दूसरा, डायस्पोरा डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित करती है। डायस्पोरा भारत का जैसे अलग अलग देशों में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं जो भारत के संबंध को बेहतर करने में प्रयास करते हैं। ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो न्यूट्रिशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड में न्यूट्रिशन का जो इम्पैक्ट होता है, जो पहली बात है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि जो अर्ली चाइल्डहुड का इम्पैक्ट नहीं होता, ये बात यहाँ पे गलत। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका पर्पज़ न्यूट्रिशन है और जो प्राइमरी स्टेज पर जो बालकों का देखभाल करना है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है।
तो कैसा लगा ये डिस्कशन? दोनों मोड में हमने डिस्कशन कर रहे हैं, कैमरे वाले मोड में भी, इसमें भी, जिसमें आपको ज़्यादा सूटेबल हो आप बताना। हालांकि हम ट्राई करते रहेंगे दोनों मोड में डिस्कशन हो। आई होप कि आप अगर 20 मिनट यहाँ पे दे रहे हैं मेरे पास, तो आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल जाता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। अगर आप सच में आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, है ना। आपको अच्छा लगा तो आप उस हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई कमी लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसको हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।